लास्ट टॉपिक एक हम देखते हैं और वो है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट आपके जुड़े होते हैं। ठीक, तो होता क्या है इसकी डेफिनेशन, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अलॉन्ग इट्स एक्सिस द विंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए आगे एक डायग्राम है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्लियर। होता क्या है कि अर्थ हमारी इस तरह से, आप जानते ही हैं कि इस तरह से अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है, क्लियर। और ये आपका क्या है, इक्वेटर है, और इसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो इस तरह से है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, वहाँ यहाँ से कोई वो एक चीज़ फेंके इक्वेटर की ओर, कोई वस्तु, कोई भी चीज़, एक गन भी हो सकती है, कोई मिसाइल भी हो सकती है, उसको फेंके, तो उसको जाना कैसे चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग उसको ऐसे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में, ठीक है, इंटेंडेड पाथ जाना ऐसे चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो अपने राइट हैंड साइड में घूम जाता है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सेम क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी वो अपने लेफ्ट में घूमता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ घूमता है, राइट में, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ घूमता है, लेफ्ट में, क्लियर। तो ये कुछ नहीं है, एक इफेक्ट है, एक फोर्स नहीं है, एक इफेक्ट है। और ये इफेक्ट होता क्यों है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, क्लियर, यहाँ से आपने कोई एक गन जो है आपने या आपने कोई एक मिसाइल छोड़ी इक्वेटर की ओर, ठीक, तो क्या होगा कि हमारी अर्थ तो रोटेट कर रही है, ये स्टैटिक तो है नहीं, तो अर्थ क्या होगी, इस पॉइंट, मतलब फेंका है तो ये इस पॉइंट पर पहुंचना चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उतना जो टाइम होता है, उस टाइम में हमारी अर्थ क्या हो जाती है, आगे मूव कर जाती है। जब वो आगे मूव कर जाती है तो वो यहाँ पहुंचने के बजाय कहाँ पे पहुंचती है, एल पोजीशन के ऊपर। तो हमें फील क्या होता है कि जब हमने एच से कोई चीज़ फेंकी, तो वो मान लीजिए ये ए प्लेस है, तो वो जानी ए प्लेस पे चाहिए थी, लेकिन वो पहुंची एल प्लेस पे। क्यों, क्योंकि इतनी जो है वो अर्थ ने क्या कर दी है, अपनी मतलब डायरेक्शन या पोजीशन चेंज कर ली है उतने टाइम में, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो क्लियर, तो ये थी आपकी कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक, या कोरियोलिस फोर्स भी बोल सकें। तो एक फेरल लॉ है, उस फेरल लॉ को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। फेरल लॉ बोलता है कि अगर हम क्या करें कि जिस साइड से हवा आ रही है, मान लीजिए हवा इस साइड से आ रही है, इस साइड से, अगर हम इस साइड को पीठ करके खड़े हों और हवा की डायरेक्शन में अगर हम क्या करें, अपना फेस करें, तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा होगी वो हमारे राइट में डिफ्लेक्ट होगी, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो हमारे लेफ्ट में क्या होगी, वो मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा लॉ है, फेरल लॉ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के करेक्टरिस्टिक्स हो। तो इन करेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान से रखना है, किसके, जो कोरियोलिस फोर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोरियोलिस फोर्स कोई एक फोर्स नहीं, एक हमारा इफेक्ट है जो अर्थ की रोटेशन की वजह से हमको देखने को मिलता है। और ध्यान रहे कि ये जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे विंड हो, चाहे बर्ड हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर हो, कुछ भी हो, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई होगा। और जो विंड डायरेक्शन को ये सिर्फ इफेक्ट कर, आप देख पा रहे हैं ना, क्योंकि ये अर्थ मूव कर गई है, अर्थ मूव कर गई तो सिर्फ डायरेक्शन पे इसके फर्क पड़ेगा, नॉट ऑन दी स्पीड, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स नहीं है, इफेक्ट है, क्लियर। तो विंड स्पीड इससे सिर्फ आपकी इम्पैक्ट होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हायर द विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा हायर स्पीड होगी उतनी ज़्यादा आपकी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा आपको डिफ्लेक्टिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपके पोल्स पे होती है, क्योंकि वहाँ पे जो रोटेशन स्पीड होती है ना वो सबसे कम होती है, अर्थ घूम रही है, तो इक्वेटर के ऊपर जो अर्थ की स्पीड है ना वो सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड है ना वो सबसे लो है। तो जब आप इक्वेटर के ऊपर फेंकेंगे तो उस चीज़ को, अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है वो कम है, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्लियर। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक्ट ऑलवेज एट राइट एंगल टू द वर्टिकल मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे आपको कोई वर्टिकली ऊपर की ओर अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर ये आपकी इस तरह से रेक्टेंगल, सॉरी, राइट एंगल पे जो है काम करेगी, कौन सी,
आपकी कोरियोलिस फोर्स। तो ये था आपका कोरियोलिस फोर्स के। एक और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर के ऊपर जो है आपकी कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, वो 0 होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो फंक्शन होती है किसका, साइन ऑफ द लैटिट्यूड। साइन ऑफ द मतलब कि साइन थीटा, और थीटा की जगह हमको क्या करना है, लैटिट्यूड जो होगा वो लैटिट्यूड भरना है। और लैटिट्यूड हो सकता है 0 डिग्री हो सकता है 90 डिग्री हो। तो 0 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है ना साइन की, अगर आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री के ऊपर 0 होती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो कोरियोलिस फोर्स होगी वो सबसे कम होगी, और 90 डिग्री पे जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स और इक्वेटर के ऊपर सबसे कम फोर्स। क्लियर। तो ये जो है आपका जो बॉडी का मास है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, कोरियोलिस डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आल्सो रिलेटेड टू द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन भी आपकी कोरियोलिस फोर्स को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है।